इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही वीडियो ऑन एयर हो, एपिसोड ऑन एयर हो, आपको उसकी खबर मिल जाए। हाँ, एक चीज़ और, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो इस एपिसोड से रिलेटेड जितनी भी आपके ऑडियंस की क्वेरीज हों, या तो कमेंट्स के फॉर्म में भेजें या जो हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं उस पर हमको भेजें। तो उससे हमें ये भी समझने में हेल्प मिलेगी कि आपको ये कंटेंट्स कितना हेल्प कर रहा है, या कहीं पर आपकी क्वेरीज हैं तो उसको हम आगे के एपिसोड्स में सॉर्ट आउट कर सकें। तो आज का जो एपिसोड है हम लोग थोड़ा एसआईपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एसआईपी पॉपुलर भी हो गई है और तो अब लोगों के क्वेश्चंस भी उसमें आते हैं। तो हम लोग को थोड़े दिन पहले एक मिले थे, जेंटलमैन मिले थे, तो वो कह रहे थे कि एसआईपी में वो के थ्रू वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे थे कि मेरे फ्रेंड का तो बड़ा अच्छा रिटर्न आ रहा है, एसआईपी से कर रहे हैं, मेरा उतना अच्छा रिटर्न नहीं आ रहा है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि दो फ्रेंड थे जिसमें कि एक फ्रेंड का रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है और एक का कम अच्छा आ रहा है एसआईपी में। एक्चुअली एसआईपी को बहुत समझने की ज़रूरत है। समझने की इसलिए ज़रूरत है, एसआईपी अब बहुत पॉपुलर हो गया है। एसआईपी मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करना हो, एसआईपी केवल इक्विटी के लिए ही नहीं है, वो डेट के लिए भी है। लेकिन पॉपुलर जो नोशन है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ ज़्यादा किया जाता है। हर महीने एक फिक्स सम इन्वेस्ट की जाती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो इन्वेस्ट होता रहता है। फॉर एग्जांपल, 1 एवरी मंथ आपने ऑप्शन एक चूज़ किया हुआ है, तो 1 जनवरी को भी आपका फिक्स पैसा, सपोजिंग आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी की है, तो 1 जनवरी को भी 5,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा और जिस स्कीम में आपने इन्वेस्ट करने का मैंडेट दिया था उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। फिर 1 फरवरी को भी 5,000 रुपये निकलेगा और इन्वेस्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इट कुड बी फॉर 1 ईयर, इट कुड बी फॉर 3 ईयर, इट कुड बी फॉर 5 ईयर। मैकेनिज्म है, एसआईपी मैकेनिज्म है। एसआईपी अपने आप में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो वो है जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। अब एसआईपी एक तरीके से नॉर्मली जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर, वो आधी इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए वो आधी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो सिप है, एसआईपी जिसको हम शॉर्ट में बार बार एसआईपी ही बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं एक भूल भुलैया जैसा और कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह जैसा भी होता चला जा रहा है ना। मतलब जिन लोगों ने महाभारत सीरियल देखा है तो उनको आइडिया होगा कि एक टर्म चक्रव्यूह हुआ था, कि उसके अंदर एंटर करना और एंटर करके फिर एग्जिट करना। तो जैसे अभिमन्यु था जो उसमें, तो वो उसके पास आधी इन्फॉर्मेशन थी। उसने फादर से, जब वो अपनी माँ के पेट में था, तो आधी उसने सुनी थी कि चक्रव्यूह में कैसे एंटर किया जाता है। उसके फादर थे अर्जुन, बहुत होशियार थे, बहुत बड़े वीर थे, और वो अपनी वाइफ को सुना रहे थे कहानी कि भाई चक्रव्यूह ऐसा होता है, बहुत कठिन होता है, और उसमें ऐसे एंटर किया जाता है। क्योंकि साधारण वीर व्यक्ति तो उसमें एंटर भी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने बताया तो उसकी, अर्जुन की वाइफ यानी कि अभिमन्यु की मदर उसको सुन रही थी। आधा ही बता पाया था, तब तक उसको नींद आ गई अभिमन्यु की मदर को, तो वो सो गई, तो अर्जुन ने वो बताना बंद कर दिया। अब जब जरूरत पड़ी अभिमन्यु को महाभारत के युद्ध के वक्त, तो उनके पास आधी इन्फॉर्मेशन थी, चक्रव्यूह में तो घुस गए। उस दिन अर्जुन किसी और वॉर फ्रंट पे थे, तो यहाँ पे जब चैलेंज आया कि चक्रव्यूह बिछाया गया है, तो पहले के जो सिस्टम होते थे कि भाई आपको चैलेंज किया गया है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है, आप क्विट नहीं कर सकते। तो इनके जितने भी अंकल्स थे,
युधिष्ठिर थे, भीम थे और जो लोग थे नकुल सहदेव थे, सबने कहा ठीक है हम सब साथ में चलेंगे और तुमको एंटर करना मालूम है और हम लोग पीछे पीछे होंगे और बस घुस जाएंगे, और जब एक बार हम घुस गए सब के सब तो फिर हम तोड़ के निकल आएंगे, विक्ट्री होगी। मालूम था एंटर करना अभिमन्यु को, तो अभिमन्यु तो एंटर कर गए, बाकी लोग एंटर भी नहीं कर पाए। निकलना नहीं मालूम था क्योंकि वहां तक ही सीखा था उन्होंने और वहां पे जाके वो फंस गए। तो मैं सिप को उस नेगेटिव नोगेशन में नहीं ले रहा हूं, इसलिए मैंने भूल भुलैया शब्द बोला। अभी क्या हो रहा है कि आदमी सुन रहा है कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वन टाइम ना करके हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम करनी चाहिए, जिसको हम सिप बोल रहे हैं, ताकि मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचा रहे, वो भी सही है। अब उसके बाद भी जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं कि अगर दो फ्रेंड्स हैं और किसी ने कहा साहब मैं आपकी सारी बातें मैंने मानी, दोनों फ्रेंड कर रहे हैं, मैंने इक्विटी में सिप किया, 5 साल के लिए किया और उसके बावजूद एक फ्रेंड के रिटर्न ज़्यादा है और दूसरे के बहुत कम है, यही क्वेश्चन है। इनफैक्ट थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो शायद हुआ ऐसा होगा कि उनके कोई एडवाइज़र रहे होंगे या वो एक कैजुअल एडवाइज़र रहे होंगे, उन्होंने बता दिया ये सिप है, यहाँ कर दो, अब तुम नाउ यू आर फ्री टू गो। तो शायद उन्होंने उसके बियॉन्ड उन्होंने ना क्वेश्चंस किए होंगे, ना एडवाइज़र्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के उनको और एक्सप्लेन किया होगा। सिर्फ सिप समझ के वहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती कि सिप स्टार्ट हो गया। इट्स नॉट लाइक कि बैंक एफडी स्टार्ट हो गई एसबीआई बैंक की। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बैंक एफडी में इन्वेस्ट किया एसबीआई में, तो दैट्स इट, आपको मालूम है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। कोई कह रहा है कि मैंने आपकी सिप स्टार्ट करवा दी है, बट देन द क्वेश्चन स्टार्ट्स, जो आप आई बिलीव आगे डिस्कस करेंगे, तो शायद वहाँ पे वो कुछ कमी रह गई, इन्होंने रिसर्च नहीं की और शायद जिसने एडवाइस की उसने और एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसलिए यहाँ पे जो कुछ क्रूशियल क्वेश्चंस पूछने चाहिए इन्वेस्टर को, वो इम्पॉर्टेंट है कि वो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चंस हैं, वहाँ क्या रिसर्च कर सकता है, तो वो आपसे समझना चाहिए। जैसे अभी बैंक एफडी का एग्जांपल लिया, वन गुड थिंग इज, वेरी गुड थिंग इज कि जैसे पहले पीरियड में 10-15 साल पहले बैंक आरडी होती थी, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप क्या करते थे कि आपने जा करके 5,000 रुपये महीने की आरडी खोल दी किसी एक बैंक में, से हम एग्जांपल स्टेट बैंक ले रहे हैं, और आपके एक फ्रेंड हैं उन्होंने भी 5,000 रुपये की आरडी खोल दी या 4,000 की खोल दी। अगर एक ही टाइम पे खोला है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। फॉर एग्जांपल आपकी आरडी में भी 8% आ रहा है और आपके मित्र की आरडी में भी 8% आ रहा है, और आपने 3 साल की खोली, 5 साल की खोली, तो जब वो टर्म खत्म होगा तो दोनों को उसी रेट से ब्याज मिलेगा। और अगर मैं एग्जांपल को और सिंपल करूं कि आइडेंटिकल अमाउंट थी दोनों की, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी आरडी आपकी भी थी और 5,000 रुपये की रिकरिंग डिपॉजिट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके फ्रेंड की भी थी, तो जितना भी मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो दोनों को बराबर मिलेगा। तो हम कई बार उसको सिमिलर करते हैं कि भाई सिप आरडी जैसी है, पार्टली यस आरडी जैसी, पार्टली नो आरडी जैसी नहीं है। अब जहाँ पे आरडी जैसी नहीं है वहाँ पे आकर के आपको समझने की ज़रूरत है, वरना फिर आप परेशान होंगे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लो, हम स्कीम का नाम नहीं बोल रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न बता रहे हैं। जैसे 5 साल का हम एग्जाम्पल लेते हैं। 5 साल मतलब कि किसी ने एसआईपी स्टार्ट की, आज 5 साल हो चुके हैं, हाँ, तो क्या रिटर्न आया होगा? तो ये अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं तो इससे फ़ोन से कर रहा हूँ लेकिन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 5 साल के बाद में, यानी कि 60 मंथ्स पहले 2 लोगों ने शुरू की एसआईपी। अब हमने क्या किया है कि चूंकि एग्जाम्पल को हम सिंपल रखें, तो हमने जितनी भी म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स हैं उसकी सारी कैटेगरीज नहीं ली। हमने नॉर्मली जो डाइवर्सिफाइड पॉपुलर ज़्यादा होती हैं, लार्ज कैप है, मिड कैप है, लार्ज एंड मिड है, इस तरह की
8-9 कैटेगरीज ली, और कुछ थोड़ा सा जो उनका कुछ सेक्टोरल टच होता है, थीमेटिक टच होता है, इक्विटी कंजम्पशन है, इक्विटी ESG है, सेक्टर एनर्जी है, वो भी हमने हटा दिया है ताकि एक समझना इजी रहे। लेकिन हाँ, हमने 10-12 कैटेगरीज ली हुई हैं। अब उन 10-12 कैटेगरीज, इक्विटी की कैटेगरीज की जो स्कीमें हैं, हमने टोटल उसको निकाला, 5 साल की परफॉर्मेंस निकाली, और उसके बाद में ऊपर की परफॉर्मेंस वाइज 200 से ऊपर स्कीमें हैं मान लीजिए उस कैटेगरी में। वैसे तो आज की डेट में 700 से ऊपर स्कीमें हैं, बट अभी हमने 200 स्कीमें, 200 प्लस स्कीमें ली, और उसको हमने फिल्टर लगा करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। यानी कि सबसे अच्छी वाली ऊपर आ गई और सबसे खराब परफॉर्मेंस वाली, स्कीमें सभी अच्छी हैं, परफॉर्मेंस की बात हो रही है। राइट। अब आप देखेंगे कि 5 साल के अंदर में जो सिचुएशन निकल रही है, एक स्कीम ऐसी है जिसका सिप का रिटर्न आ रहा है 40%। अच्छा। उससे थोड़ी नीचे वाली आ रही है 39%, उससे थोड़ी नीचे वाली आ रही है 36%। जो 5 इयर्स में ये रिटर्न बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग रिटर्न है। हाँ हाँ। ये रिटर्न कितने अमेजिंग है ये शायद किसी और एपिसोड में बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बट ये बहुत अच्छे रिटर्न है। तो जिस आपके फ्रेंड ने, आप 2 फ्रेंड की बात कर रहे हैं, जिस फ्रेंड ने इन स्कीमों में डाला होगा, आप देख रहे हैं स्कीमों के नाम भी लिखे हुए, बट हमने वो म्यूचुअल फंड के नाम हटा दिए हैं। और दूसरा फ्रेंड जो थोड़ा सा लेस इन्फॉर्म्ड था, उसने जिसमें डाला, तो मैं मान लेता हूँ उसने जानकारी थी नहीं, तो हमने एग्जाम्पल के लिए सबसे कम परफॉर्मेंस वाली स्कीम को लिया। उसमें एक का रिटर्न आ रहा है कुछ 13% और एक का आ रहा है 12%, मतलब 30%, 25% का गैप, दैट टू ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। आप देखिए जिसकी कम अच्छी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट था उसका कितना नुकसान हो गया, और जिसका अच्छी में था उसका कितना फ़ायदा हो गया। तो दोनों लोग सिप कर रहे हैं, बट रिटर्न्स में इतना डिफरेंस है, इसलिए अब क्वेश्चन होता है कि नाउ व्हाट। सिप तो स्टार्ट करा दी, लेकिन अब सिप करा दी, या भाई देखिए, आप कोई भी एक्शन लेते हैं, वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए लाइफ कोच अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो सिप में लगाया, जिम्मेदारी तो आपके फ्रेंड को लेनी पड़ेगी, इन्वेस्टर को लेनी पड़ेगी। अब उनके एडवाइज़र अच्छे थे, नहीं अच्छे थे, वो बिना एडवाइज़र के काम कर रहे थे, केवल सुनी और पढ़ी बातों पे काम कर रहे थे। अब ये तो इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन आपने जो भी किया, गलती क्या हो गई, सिप तो किया, पैसा तो निकला आपकी जेब से, 5 साल के लिए निकला, आप बड़ी पेशेंटली 60 मंथ्स तक इन्वेस्ट करते रहे, रिटर्न में फ़र्क आ गया। अब ये तो 5 साल का एग्जाम्पल है। एक गलती क्या हो रही है, स्कीम्स का सिलेक्शन। अब दूसरा देखिए एंगल इसी का। दूसरा एंगल ये निकल के आ रहा है कि 5 साल की जो सिप की स्कीमें हैं, और जो फिर आप देखेंगे जो स्क्रीन पे आ रहा है, जो 3 साल के सिप के रिटर्न हैं, फिर फ़र्क है। इससे मतलब ये है 5 साल में कोई और स्कीम है जो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, 3 साल में कोई और स्कीम है जो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, 1 साल में कोई और स्कीम है जो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कीम्स का सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कह के नहीं खुश हो सकते हैं कि 5 साल में जिसके 40% रिटर्न आए थे, वो 3 साल में भी वो क्या टॉप पे रही होगी, और 1 साल में भी टॉप पर रही होगी। शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्कीम्स, एक स्कीम जो अच्छी है वो पूरे समय के लिए, वो शाश्वत अच्छी नहीं हो सकती कि साहब वो तो हमेशा अच्छी रहेगी। राइट। कई बार फंड मैनेजर बदल जाते हैं। अच्छी स्कीम का फंड मैनेजर उठ करके एक दूसरे म्यूचुअल फंड में चला गया, अब वो वहाँ अच्छा काम करने लगा, और किसी वजह से ये जो अच्छी स्कीम थी
इसको फंड मैनेजर उतना अच्छा नहीं मिला। राइट। उसके अलावा इकोनॉमी में बहुत सारे चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए केवल एसआईपी की बात करें, 5 साल या 3 साल या 10 साल की बात करें और लगाते चले जाएंगे तो रिटर्न में वेरिएशन आएगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल ले दूं, 1 साल का अगर अभी हमने जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 1 साल में जब हमने निकाला कि ऊपर की 2 या 3 जो सबसे अच्छी स्कीम है, 1 साल की बात हो रही है, नंबर 1 वाली जो स्कीम है उसने दिया रिटर्न 54%, और जो सबसे खराब है उसने दिया -0.51। तो इस मार्केट में भी कुछ स्कीम्स हैं जो माइनस में रिटर्न दे रही हैं। तो इस मार्केट में भी स्कीम्स हैं। अब जिसको 54 मिला उसको तो लगा कि भाई इक्विटी से बढ़िया और एसआईपी से कुछ एमएफएस हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे बीच में, जो अब माइनस में दे रहे हैं। जो माइनस में दे रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अब आपने नाम सुन लिया, हम नाम नहीं ले रहे हैं उस म्यूचुअल फंड का, सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, उसका एयूएम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे हैं, अब आप ट्रैक करें, आपका एडवाइज़र ट्रैक करे, राइट, वो आपकी बीच की बात है, हम उस पर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें मतलब 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। तो जब कोई एसआईपी स्टार्ट करे इन्वेस्टर, तो अगर वो खुद रिसर्च करके कर रहा है या एडवाइज़र के थ्रू कर रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछना होगा किस स्कीम में हम करें। तो स्कीम सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, और स्कीम सिलेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। सो सिर्फ एसआईपी मान के कुछ ना करें। एंड नेक्स्ट, उसकी ट्रैकिंग करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बस एक बार स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया और फिर भूल गए। हाँ, तो ज़रूरी नहीं कि रोज़ ट्रैक करें, बट जो शायद पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो जैसे कि हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, तो या तो अगर कोई खुद कर सकता है इन्वेस्टर खुद करे, नहीं तो किसी ऐसे एडवाइज़र के साथ काम करे जो उतने पेन्स लेके वो रिसर्च कर रहा है और ट्रैकिंग कर रहा है और सही टाइम पे एडवाइस भी दे रहा है। देखिए, आप एक बड़ी चीज़ अनफॉर्चुनेटली डेवलप होती जा रही है कि सब ऐसा है कि हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लें और थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो कम होगा, उससे ये बचत होगी। क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं? भाई, कॉम्पिटेंट कौन हो सकता है? फाइनेंस का आदमी हो सकता है, लेकिन वो फाइनेंस का आदमी अगर कहीं पे जॉब कर रहा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एमबीए फाइनेंस हो, तो उसके पास टाइम नहीं होगा। वो बिजनेस कर रहा है तो उसके पास टाइम नहीं होगा। ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि फाइनेंस वाला ही समझ सकता है, इंजीनियर भी समझ सकता है, डॉक्टर भी समझ सकता है, लेकिन क्या वो आपका मेन काम है? अब एक सर्जन है, बहुत होशियार है, सर्जरी बहुत अच्छी कर लेता है, क्या उसके पास टाइम होगा? क्या उसके पास टेम्परामेंट होगा? टेम्परामेंट की भी बात है, राइट। तो 2 भाई हो सकते हैं सगे भाई, एक इंजीनियर बनना चाहता है, एक सर्जन बनना चाहता है। इंजीनियर वाला सर्जन को काटते हुए नहीं देख सकता है, सर्जन को उसमें नहीं मजा आएगा। तीसरा और भाई या फ्रेंड है, कोई पेंटर बनना चाहता है, चौथा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है। क्या आपका टेम्परामेंट है? क्या आप कॉम्पिटेंट हैं? क्या आपके पास टाइम है? नॉर्मली नहीं होता है। तो आप अपना जो समझें वो तो समझें, लेकिन आपके पास जो एक्सपर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। भाई आप देखिए, वो थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। अब महाभारत की ही पूरा, क्योंकि महाभारत का सीरियल मैंने बहुत बार देखा हुआ, तुमने भी देखा हुआ, मैंने तो बहुत बार देखा हुआ, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उसकी। मतलब महाभारत तक मैं तो सबको बोलूँगा, सबको एक बार से ज़्यादा देखना चाहिए लाइफ को जीने के लिए। तो अब तो खैर बहुत बड़ा है, बट जैसे उसमें एडवाइज़र का रोल है, कृष्ण एडवाइज़र हैं, आप उनको बोल रहे हैं कि साहब वो रथ चला रहे थे कि पांडव उससे जीत नहीं पाएंगे। ये दुर्योधन की साइकोलॉजी को मैं डीकोड कर रहा हूँ। यस, मैं कुछ एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप देखिए, सबसे पहले उसने किसको खड़ा किया महाभारत के अपना सेनापति बना के? भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह को हरा ही नहीं सकते थे, मार सकते नहीं थे। कृष्ण एज एन एडवाइजर केम टू द रेस्क्यू ऑफ पांडवास, कि भाई ऐसा करते हैं कि भीष्म पितामह के पास ही चलते हैं कि साहब आपको कैसे मारा जा सकता है।
और उन्होंने कहा साहब देखो एक वो शिखंडी था, पिछले जन्म में वो लेडी थी, मैं उस पर बाण नहीं चलाऊंगा, शिखंडी इस जन्म में उसका ये नाम है, तो उसको आगे करो और उसके पीछे से बाण चलाओ, तो मैं शिखंडी को देख करके अपना धनुष रख दूंगा एंड देन उनके बाण लगेगा। ये किसने बताया? एडवाइज़र ने, स्कीम्स का सिलेक्शन। राइट। उसके बाद उसने किसको खड़ा किया? द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य जब युद्ध में आए तो तबाही मचा दी उन्होंने, कुछ नहीं कर सकते थे। फिर कौन रेस्क्यू में आया? एडवाइज़र कृष्ण। थोड़ा उन्होंने अनएथिकल बताया बट ठीक है, वॉर में तो चलता है। तो उन्होंने कहा इनको ऐसे करो, इनके बेटे का नाम चिल्ला दो। राइट। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ही था ना? अश्वत्थामा मारा गया और युधिष्ठिर से कहलाओ, क्योंकि युधिष्ठिर तो कभी गलत बोलते नहीं। अब थोड़ा उन्होंने उसमें कैच कर दिया। अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, और लेकिन हाथी के वक्त कृष्ण ने, एडवाइज़र ने शंख बजा दिया, उन्होंने हथियार रख दिए। फिर कर्ण आया, दुर्योधन का सेनापति। कर्ण को मारना भी तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वहाँ फिर एडवाइज़र काम आया। तो महाभारत की बात हुई। एडवाइज़र, और अच्छा एडवाइज़र तो था, आपके सब एडवाइज़र है मेरे पास, देखिए अब मैं सब तो ठीक कर रहा हूँ, मैं इक्विटी में डाल रहा हूँ, इक्विटी में डाल रहे हैं, सिप कर रहा हूँ, सिप कर रहे हैं साहब, लंबे समय के लिए कर रहा हूँ, लंबे समय के लिए कर रहा हूँ, तब भी मैं आई एम लूजिंग। मुझे 15% आ रहे हैं, इसको 45% आ रहे हैं, इसको 30% आ रहे हैं। आपने कहा एडवाइज़र रखो, मैंने एडवाइज़र भी रख लिया। लेकिन भाई यहाँ पर एडवाइज़र कृष्ण थे और वहाँ पर एडवाइज़र शकुनी थे। गड़बड़ हो गया ना मामला। यस। ये सब स्टोरीज बहुत आपको सिखाती हैं। रामायण महाभारत अगर ढंग से आप समझें तो ये आपकी पूरी लाइफ, हम लोग तो खैर उसको इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो अब परेशानी क्या आ रही है कि स्कीम्स का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, स्कीम्स की ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। एक स्कीम में कर दिया आपने और साहब मैंने तो अच्छी स्कीम सेलेक्ट की थी बट फंड मैनेजर चेंज हो गया, फंड मैनेजर भी नहीं चेंज हुआ। जो अभी हम कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लैक्सी, मल्टी, फोकस, वो भी एक टाइम चलता है। आप देखते हैं कुछ पीरियड में स्मॉल कैप बहुत तेज जाने लगता है। अब आपने 6 महीने के रिजल्ट देखे, स्मॉल कैप इज माई चॉइस, देखिए कितना रिटर्न बनाया, नीचे आने लगा। अब मिड कैप जा रहा है, फिर मिड कैप नीचे आया, फिर लार्ज कैप जा रहा है। तो ये एक भूल भुलैया है। इसमें आपके पास में 2 ही चॉइस हैं, एक तो या तो आप खुद इतने नॉलेजेबल हो, बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपके पास एक्सपर्ट हो, और उन दोनों को ही अगर हम एक में क्लब कर दें तो आप ये म्यूचुअल ग्लोब का चैनल देखते जाइए। तो मतलब आपने बताया स्कीम सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइज़र का सिलेक्शन, एडवाइज़र का सिलेक्शन है। जैसे हम लोग एक जानते हैं, वो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी में पॉपुलर हैं, कहते हैं कि ही लिव्स आउट ऑफ हिज सूटकेस, शायद सूटकेस भी कैरी नहीं करते हैं। तो वो हम और आपसे कितने बड़े ज़्यादा लोगों को एडवाइस करते हैं, बट उनको भी एडवाइस की ज़रूरत है, और वो शायद वो डेकेड्स से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनकी जो एडवाइस है, मे बी वो साल में 2 या 3 बार वो काम आती हो, बट वो इतना डिफरेंस हो जाता होगा इन मेकिंग आइदर अ विनिंग डिसीजन और अ लूजिंग डिसीजन। तो इसलिए राइट एडवाइज़र का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप म्यूचुअल ग्लोब के एक भी एपिसोड को मत, ठीक है हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आप देखेंगे तो हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वो ठीक है, हमारा तो स्वार्थ है। लेकिन अगर मैं, जैसे एडवाइज़र की बात आई, वो रामचरण जी की बात हो रही है, और मैं बाकायदा उस इंसिडेंस को जिसने मुझे बताया, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, उनसे परमिशन नहीं ली है लेकिन तब भी मैं नाम ले रहा हूँ। मेरे अच्छे फ्रेंड हैं नवीन तिवारी जी, हमारे बिरला म्यूचुअल फंड में बहुत सीनियर पोजीशन पे होते थे। उन्होंने मुझे बताया कि कुमार मंगलम जी, अब देखिए कुमार मंगलम बिरला जी तो मतलब जो टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, मल्टीनेशनल ही कहना चाहिए, कितने कंट्रीज़ में कितना बड़ा काम है, बट वो भी रामचरण जी जो उनके एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह लेते हैं आगे का डायरेक्शन तय करने में। और रामचरण जी बिरला और बिरला जैसे बहुत सारे हमारे इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ के एडवाइज़र हैं,
ही लिव्स आउट ऑफ सूटकेस या बाई सूटकेस क्या बोला जाता है टर्म, कि वो कीप्स ट्रैवलिंग और केवल समझते हैं, पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस है और एडवाइस करते हैं। तो एडवाइज़र का सिलेक्शन सही नहीं है, आपकी नॉलेज सही नहीं है और आप म्यूचुअल ग्लोब का एपिसोड नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से ये परेशानी आ रही है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन से थोड़ा सा भटके जा रहे हैं। राइट। तो जैसे आपने बताया था कि लोग नॉर्मली क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉपुलर हो गया है। जैसे हम लोग एक जेंटलमैन को जानते हैं और हम लोग जब मिलते हैं तो कई बार वी आर सरप्राइज कि वो भी शायद उतने ही अपडेटेड रहते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में जितना हम लोग रहते हैं, जबकि वो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है। बट आई वुड बिलीव जितने हम लोगों को जानते हैं क्लाइंट्स को, ही इज़ दी ओनली वन। बियॉन्ड दैट सब लोग अपने अपने करियर में इन्वॉल्व हैं। सही बात है, सबका काम नहीं है म्यूचुअल फंड को ट्रैक रखना। अब जब डायरेक्ट में किसी ने सेविंग की, एक्सपेंस रेशियो, तो कितना डिफरेंस आया एज़ कम्पेयर टू जो आपने बताया जो बेस्ट स्कीम आया और जो वर्स्ट स्कीम आया, तो डायरेक्ट का कितना % होगा डिफरेंस? देखिए स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, आपके जो ऑडियंस है वो देख सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं 5 साल की बात कर लूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर आदमी को बेस्ट स्कीम ही मिल जाएगी। नहीं, वो कोई एडवाइज़र अगर कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, वो गलत कह रहा है। लेकिन मान के चलिए कि जो अच्छी स्कीमें 5 साल में आ रही थी वो कुछ 36, 39, 40 आ रही थी। मैं थोड़ा और कम मान लेता हूँ, 35 मान लेता हूँ, एक मिनट लिए 30 मान लेता हूँ। ये नहीं कि बेस्ट स्कीम में चला ही जाएगा, नहीं। और जो ख़राब हो रही थी या ख़राब नहीं उसको कम अच्छी बोल रही थी, वो 12-13 है, तो मैं मान लेता हूँ 15 हुई, 20 हुई, इस रेंज में आ गया। अगर अच्छी स्कीम्स का सिलेक्शन हुआ तो 35%, कम अच्छी का हुआ तो 20%, 15% का फ़र्क, और कम कर दीजिए 10% का फ़र्क। 10% का फ़र्क तो बहुत फ़र्क है। तो समझिए कि भाई आप किस स्कीमों में लगे हुए हैं। ये 5 साल की बात है। उसी तरह से अगर मैं आपके 3 साल वाले पे आ जाऊँ, आपको तो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, मैं फ़ोन पे देख के आपको बता रहा हूँ। 3 साल वाले में जो सबसे अच्छी हैं वो 39, 41, 45, और जो कम अच्छी हैं वो कुछ 13-14। यहाँ भी वही है, कम से कम 10%, 15% का फ़र्क हो रहा है एक साल में। तो आप देखें तो काफ़ी फ़र्क है। जो सबसे ऊपर जा रही हैं वो 54% या 42 या 41, मैं उनको भी और नीचे ले आता हूँ, 30 मान लेता हूँ, और जो सबसे ख़राब है वो तो माइनस में आ गई। पॉइंट ये है कि बाई सेलेक्टिंग गुड स्कीम, गुड इक्विटी स्कीम्स, SIP की मोड से बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन सही स्कीम्स का नहीं किया, या अपने एडवाइज़र के थ्रू सिलेक्शन नहीं किया, या म्यूचुअल ग्लोब के एपिसोड्स नहीं सुने और आगे वाले नहीं सुने, तो आप 10% साल का नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अच्छे हैं इंडिया में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ केवल हम लोग ही अच्छे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स अच्छे हैं। आप अपने एक्सपर्ट्स के साथ बैठिए, समझिए, खुद समझिए, म्यूचुअल ग्लोब के एपिसोड देखिए, और आप देखेंगे कि आप 10% ज़्यादा तक का भी गेन कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा वो डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट की रेस में नहीं पड़े, नहीं कमा पाएंगे आप जो है। तो ये एक तरीके से जो आपका क्वेश्चन था कि भाई 2 फ्रेंड हैं और SIP में इतना फ़र्क आ रहा है, ये उसका एक बेसिक रीज़न है। तो यहाँ पे आके हम अपना पहला एपिसोड, ये वाला जो SIP से रिलेटेड है, वो ख़त्म कर सकते हैं। इंसिडेंटल चीज़ें हैं वो फिर हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक आप रिक्वेस्ट कीजिए उनको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस एपिसोड को हम लोग रैप अप करते हैं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने जो भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।